28 नवंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल में कोर्ट के आदेश पर हुए जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में 27 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इनमें से 3 नाबालिग हैं। 74 अन्य दंगाइयों की पहचान की गई है जो कि फरार है और इनकी तलाश जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार संभल में उपद्रव करने वाले आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने के मूड में है। संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार कैसे एक्शन लेगी, इसकी जानकारी सामने आई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर इन पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगेंगे। इनसे नुकसान की वसूली भी होगी। इनके साथ इन पर इनाम भी जारी किया जा सकता है। यूपी सरकार पहले से ही उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ नुकसान की वसूली और पोस्टर का अध्यादेश जारी कर चुकी है। 13 जनवरी से प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ लगने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने उच्च स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रयागराज में कुंभ के लिए एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने 237 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। ये पैसे महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले लोगों की सुरक्षा, स्वच्छता और उनकी सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच कुंभ में आने वालों के लिए 6 विशाल स्नान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए मेले का प्रांगण भी बड़ा किया जाएगा। मेले का क्षेत्रफल बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर तक कर दिया जाएगा। लोगों की सुविधाओं के लिए 25 सेक्टर्स, विशाल पार्किंग, 14 फ्लाईओवर्स, 550 बसें और 12 किलोमीटर तक स्नान के लिए घाट बनाए जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता का आज 7वां दिन है। वे 120 किलोमीटर तक चल चुके हैं। बाबा बागेश्वर ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा रही है। बहन बेटियों को आशा से आशिया बनाया जा रहा है। वहां सनातन धर्म का प्रचार करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। उधर भारत का हिंदू अगर नहीं जागा तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। इसके 20 साल बाद भारत में डबल तरीके से होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि संभल की घटना में राजनीति भी है, डराने धमकाने की कूटनीति भी है, फूट डालने की नीति भी है, भय दिखाने की नीति भी है। संभल के दोषियों को कानून को सौंप दें। गोलियां तो ठीक, वह बोली बोलने के लायक भी नहीं बचेंगे। 20% रहकर वह कानून पर पत्थर मारते हैं, 50% हो जाएंगे तो हिंदुओं के घरों पर पत्थर मारेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लंदन स्थित वॉरविक यूनिवर्सिटी का उन्होंने दौरा किया, जहां उन्होंने वॉरविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के डीन प्रोफेसर रॉबिन क्लार्क से बातचीत की। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों से भी बातचीत की। इससे पहले उन्होंने लंदन में BAPS की स्वामीनारायण मंदिर का दौरा भी किया, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और संत समुदाय के साथ बातचीत की। सनातन संस्कृति की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुनिया भर में फैली हुई है और इसकी खूबसूरती है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मोहन यादव ने कहा कि यह हमारे धर्म की विशेषता है कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति की विभिन्न शाखाएं हैं। हमारी संस्कृति की हर शाखा दुनिया भर में फैली है। यह सनातन धर्म की सुंदरता है कि हमने अपने 33 करोड़ देवताओं की उनके हर रूप में पूजा की और उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण किया है। महाराष्ट्र को लेकर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब बस वे अपने पास अर्बन डेवलपमेंट या PWD मंत्रालय रख सकते हैं। अपनी पार्टी कोटे में शिंदे राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, उद्योग, सोशल जस्टिस जैसे बड़े मंत्रालय की मांग करेंगे। साथ ही आज की बैठक में केंद्र में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। साथ ही शिंदे शिवसेना के किसी और नेता को मंत्री बना सकते हैं। एकनाथ शिंदे के बयान पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को शक था, उसे एकनाथ शिंदे जी ने आज स्पष्ट कर दिया। हम मतलब महायुति के नेता जल्द ही मुख्यमंत्री पद को लेकर सामूहिक रूप से फैसला देंगे। बता दें कि आज एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद को CM पद की रेस से बाहर कर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेता जो भी फैसला लेंगे, शिवसेना उसका समर्थन करेगी। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और कहा कि आप अपना फैसला ले लीजिए, हमें आपका हर फैसला मंजूर है। मैं सरकार बनाने में किसी भी तरह से रोड़ा
नहीं बनूंगा। शिंदे ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से यह भी वादा किया कि वह हर हाल में उनके साथ हैं। देहरादून से आनंद विहार जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22458 पर बुधवार को पथराव किया गया। यह घटना मेरठ से मोदी नगर आते समय स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर पहले घटी, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन के E1 और C4 कोच पर पत्थर फेंके। इस पथराव के कारण ट्रेन के शीशे टूट गए। हालांकि किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। यह ट्रेन मोदी नगर से सुबह करीब 11 बजे गुजरती है। इस ट्रेन को पत्थरबाज लगातार निशाना बना रहे थे। रेलवे पुलिस की ओर से दर्ज रिपोर्ट के अनुसार देहरादून से दिल्ली आनंद विहार जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहले भी मोदी नगर क्षेत्र में पत्थरबाजी का शिकार हो चुकी है। यह चौथी बार है जब वंदे भारत एक्सप्रेस को इस इलाके में निशाना बनाया गया। इससे पहले 22 एवं 27 अक्टूबर और फिर 22 एवं 27 नवंबर को भी इसी प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। अक्टूबर माह में सीकरी कला और सोना एनक्लेव कॉलोनी के पास पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, जबकि नवंबर में हनुमानपुरी और श्रीनगर कॉलोनी के पास ट्रेन पर पत्थर फेंके गए थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ऐसी मांग रख दी है जिससे कि बिहार में नया राजनीतिक घमासान शुरू हो सकता है। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार के मिथिला क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। राबड़ी देवी बुधवार को संविधान के मैथिली भाषा में अनुवाद पर बयान दे रही थी। बता दें कि इससे पहले भी कई बार मिथिलांचल राज्य के निर्माण की मांग की गई है। हालांकि राबड़ी देवी ने इस बयान के बाद अलग राज्य की मांग को एक नई हवा मिल सकती है। बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के नेताओं द्वारा मैथिली भाषा को सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया जा रहा था। इस दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि मिथिला को एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। राबड़ी देवी ने कहा कि ट्रेजरी बेंच के सदस्य संविधान के अनुवाद के लिए केंद्र सरकार और पीएम मोदी की प्रशंसा कर रहे थे। ये ठीक है, लेकिन हमें कुछ और ठोस चाहिए। महाराष्ट्र में अब तक सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में आज महायुति की बैठक होने वाली है, जिसके बाद यह साफ हो सकता है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा। हालांकि अभी तक देवेंद्र फडणवीस का नाम ही सीएम पद को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में, लेकिन बीजेपी आखिरी मौके पर अपने फैसले में बदलाव के लिए भी जानी जाती है। ऐसे में महायुति की बैठक के बाद ही पुख्ता तौर पर कोई खबर निकलकर सामने आ सकती है। सीएम पद पर सबसे प्रबल दावेदार देवेंद्र फडणवीस ही लग रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये संकेत दे दिए थे कि वह खुद सीएम पद की रेस में नहीं है और अलग सीएम बीजेपी से होगा। शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वह संतुष्ट है और कभी बीच में रोड़ा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो फैसला लेगी, मेरी शिवसेना उसका समर्थन करेगी। संभल में हुई हिंसा के बाद संसद के भीतर और संसद के बाहर कोहराम मचा हुआ है। इस हिंसा में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक एक कर पत्थरबाजों और दंगाइयों की पहचान कर रही है और उन्हें गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में फरार चल रहे आरोपियों की तस्वीर को जारी किया जा रहा है और उन पर इनाम भी रखे जा रहे हैं। इस बीच भाजपा नेता मनोज तिवारी ने संभल की घटना को लेकर बयान दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि संभल में जो हुआ वह बहुत ही निंदनीय है। यह आपराधिक घटना और न्यायालय पर हमला करने जैसा है। मनोज तिवारी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें भारत मूक नहीं बैठेगा। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का समाधान हो रहा है। आगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत अन्य मुद्दों पर बोलते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है और पूरे देश उनका समर्थन कर रहा है। खासतौर पर जो देश से प्यार करने वाले हैं वो तो उनका समर्थन कर ही रहे हैं। जो सनातन से प्यार करने वाले हैं वह सब भी समर्थन कर रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह की जगह पर शिव मंदिर होने का दावा करने वाली हिंदू पक्ष की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दरगाह विवाद मामले में सिविल कोर्ट के जज मनमोहन चंदेज ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका में दरगाह को ASI सर्वे कराए जाने की मांग की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका में कहा गया है कि दरगाह से पहले यहां पर शिव मंदिर था। इससे संबंधित साक्ष्य याचिकाकर्ता ने कोर्ट में पेश किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।